अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉन्सेप्चुअल नर्सिंग एकेडमी। अल्हम्दुलिल्लाह हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी वन का कोर्स सक्सेसफुली स्टार्ट कर चुके हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी एंड एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज को डिटेल में स्टडी किया था। मुझे उम्मीद है कि आपने वो लेक्चर अच्छी तरह समझा होगा। आज हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी। स्टूडेंट्स, जब भी डॉक्टर या नर्स पेशेंट का फिजिकल असेसमेंट करते हैं या मसलोस्केलेटल एग्जामिनेशन परफॉर्म करते हैं तो बॉडी मूवमेंट्स को समझना बहुत ज़रूरी होता है। इसी तरह फ्रैक्चर्स, फिजियोथेरेपी, ऑर्थोपेडिक्स और रिहेबिलिटेशन में भी इन मूवमेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इस लेक्चर के एंड तक आप सिर्फ डेफिनेशंस ही नहीं बल्कि हर मूवमेंट को इमेजेस और रियल लाइफ एग्जांपल्स की मदद से इतनी अच्छी तरह समझ जाएंगे कि कभी भूलेंगे नहीं। So, without wasting any time, let's begin today's lecture. Terms of movement. स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम टर्म्स ऑफ मूवमेंट को समझते हैं। बॉडी के जॉइंट्स डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव करते हैं। हर मूवमेंट का अपना एक साइंटिफिक नाम होता है। अगर हमें एनाटॉमी लैंग्वेज समझनी है तो हमें इन टर्म्स को क्लियरली समझना होगा। आज हम एक एक मूवमेंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मूवमेंट है फ्लेक्शन। फ्लेक्शन का मतलब होता है जॉइंट को बेंड करना, यानी दो बोन्स के दरमियान एंगल को कम करना। सिंपल वर्ड्स में, अगर आप किसी बॉडी पार्ट को फोल्ड करते हैं या उसे बेंड करते हैं तो उस मूवमेंट को फ्लेक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपनी एल्बो को बेंड करते हैं और अपना हाथ शोल्डर की तरफ लेकर आते हैं तो ये एल्बो की फ्लेक्शन है। इसी तरह जब आप घुटना बेंड करते हैं तो उसे नी फ्लेक्शन कहते हैं। स्टूडेंट्स, इमेज में आप देख सकते हैं कि जब आर्म बेंड हो रहा है, बोन्स के दरमियान जो हमारे पास जो फर्क है, जो एंगल है, वो कम हो रहा है। इसी वजह से इस मूवमेंट को फ्लेक्शन कहा जाता है। अब बात करते हैं एक्सटेंशन की। एक्सटेंशन फ्लेक्शन का ऑपोजिट मूवमेंट है। एक्सटेंशन का मतलब होता है जॉइंट को सीधा करना, यानी दो बोन्स के दरमियान एंगल को बढ़ाना। फॉर एग्जाम्पल, जब आप एल्बो को दोबारा से सीधा करते हैं, यानी कि या एल्बो जो है उनके दरमियान जो एंगल है, दो जॉइंट्स के दरमियान, दो बोन्स के दरमियान जब वो एंगल बढ़ जाता है तो उसको फिर हम जो है एल्बो एक्सटेंशन कहते हैं। या जब घुटने को जो है वो बेंडिंग पोजीशन से सीधा कर देते हैं, ये एक्सटेंशन कहलाता है। इमेज में क्लियरली दिखाया गया है कि फ्लेक्शन के बाद जब आर्म दोबारा से स्ट्रेट होता है, यानी कि ये हमारे पास फ्लेक्शन था और ये जो है जब दोबारा से ये आर्म जो है दोबारा से स्ट्रेट होता है तो ये एक्सटेंशन होती है। एक सिंपल ट्रिक याद रखिए। फ्लेक्शन का मतलब होता है फोल्ड, एक्सटेंशन का मतलब होता है स्ट्रेट। ये ट्रिक एग्जाम्स में भी बहुत हेल्प करेगी, तो आप इस पॉइंट से आप इस फ्लेक्शन और एक्सटेंशन को अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हैंड, लेग और फुट की डिफरेंट पिक्चर्स दी गई हैं। इन पिक्चर्स का पर्पस सिर्फ इतना है कि आप समझ सकें कि फ्लेक्शन और एक्सटेंशन सिर्फ एल्बो या नी तक लिमिटेड नहीं है, यानी कि ये हमारे पास हैंड का जो है वो फ्लेक्शन जिसमें उसका जो एंगल है वो कम हो रहा है और एक्सटेंशन में वो सीधा है तो एंगल बढ़ रहा है। इसी तरह फिंगर्स की भी फ्लेक्शन और एक्सटेंशन होती है, फुट की भी लेग फ्लेक्शन और एक्सटेंशन होती है, लेग की भी होती है, फोर आर्म की भी होती है, अपर आर्म की भी होती है और साथ साथ जो है फुट की भी हमारे पास फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन होती है। जब हम फिंगर्स को बेंड करते हैं, यानी कि जो इस पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है, जब हम फिंगर्स को बेंड करते हैं तो फिंगर फ्लेक्शन होती है और जब फिंगर्स को दोबारा से एक्सटेंड कर देते हैं, सीधा करते हैं, तो ये फिंगर की एक्सटेंशन होती है। जब हम नी को बेंड करते हैं तो नी फ्लेक्शन होता है, यानी कि इस तरह हमने उसको बेंड किया, और जब हम इसी नी को स्ट्रेट कर देते हैं तो ये हमारे पास एक्सटेंशन होता है। अब सेम फुट के साथ भी है। जब एंकल जॉइंट, ये जो है ये हमारे पास एंकल जॉइंट कहलाता है।
जब हम इसके एंगल को कम कर देते हैं तो ये हमारे पास जो है वो फ्लेक्शन होता है, लेकिन फुट के लिए हमने इसका एक अलग नाम रखा हुआ है जिसमें हम उसको कहते हैं प्लांटर फ्लेक्शन और डोर्सी फ्लेक्शन। अब ये इस तरह की बातें हैं जिनको हम आगे जाकर डिटेल के साथ पढ़ेंगे। अब हम चूंकि सिर्फ फ्लेक्शन और एक्सटेंशन पर फोकस कर रहे हैं तो अभी हम सिर्फ फ्लेक्शन और एक्सटेंशन पढ़ेंगे, प्लांटर फ्लेक्शन और डोर्सी फ्लेक्शन। इसके लिए फिर हम अलग इसको डिटेल के साथ आगे पढ़ेंगे। इसलिए स्टूडेंट्स इमेज को सिर्फ याद मत करिए बल्कि मूवमेंट को प्रैक्टिकली अपने बॉडी पर भी परफॉर्म करके देखिए। अगर आप खुद मूवमेंट परफॉर्म करेंगे तो कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए याद हो जाएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट मूवमेंट की तरफ। आई होप आपको फ्लेक्शन और एक्सटेंशन समझ आ गया होगा। तो अभी हम आते हैं एबडक्शन और एडक्शन की तरफ। ये मूवमेंट्स बहुत स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर देते हैं, क्योंकि क्या होता है कि अक्सर स्टूडेंट्स एबडक्शन और एडक्शन को एक समझ लेते हैं या इनको आपस में कंफ्यूज कर देते हैं, यानी कि इनको जो है वो मिसअंडरस्टैंड कर देते हैं। लेकिन इस लेक्चर के बाद ये कंफ्यूजन ख़त्म हो जाएगी। एबडक्शन, एबडक्शन का मतलब होता है किसी बॉडी पार्ट को बॉडी की मिड लाइन से दूर ले जाना, यानी मूवमेंट बॉडी के सेंटर से बाहर की तरफ होती है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप अपना आर्म साइड की तरफ उठाते हैं, ये जो है हमारे पास ये आपके आर्म पड़े हुए थे, ठीक है, इनको आपने क्या किया, आपने इनको साइड की तरफ उठाया। या लेग को बॉडी से साइड की तरफ ले जाते हैं, यानी कि वो ये हमारे पास हैंड की एबडक्शन कहलाती है। जब हम सेम इसी तरह लेग को भी साइड में ले जाते हैं तो ये हमारे पास लेग की एबडक्शन होती है। और ये तो तमाम मूवमेंट जिसमें हम बॉडी के मिड लाइन से एक ऑर्गन को, एक स्ट्रक्चर को दूर लेकर जाते हैं तो वो एबडक्शन कहलाती है। इमेज में आप क्लियरली देख सकते हैं कि आर्म बॉडी से दूर मूव कर रहा है, इसलिए ये एबडक्शन है। अब बात करते हैं इसके बिल्कुल ऑपोजिट मूवमेंट की, जो कि है हमारे पास एडक्शन। अब एड से के जो है वो नाम से ही जाहिर है कि इसमें जो बॉडी पार्ट होगा वो बॉडी के मिड लाइन की तरफ आ रहा होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आर्म साइड से वापस बॉडी के साइड वापस आ जाए, यानी कि आपने जो है एबडक्शन में जब आर्म को इस तरह ऊपर उठाया था, जब आप इसी बाजुओं को वापस बॉडी की तरफ लेकर आएंगे, या लेग जो आपने बॉडी से दूर लेकर चले गए थे, मिड लाइन से दूर लेकर चले गए थे, जब आप इस लेग को वापस की तरफ लेकर आएंगे तो ये मूवमेंट एडक्शन कहलाती है। इमेज में भी इसी मूवमेंट को एरोस के थ्रू दिखाया गया है। अब ये जो है इस एरो में, इस एबडक्शन में जो एरो था वो ऊपर की तरफ था, मतलब इसमें आपने हाथ उठाने वाले थे तो बॉडी का जो ये मिड लाइन है इससे दूर लेकर जा रहे थे। अब इसमें क्या है कि ये जो आपने बाजुओं को उठाया हुआ था, अब ये एरो के जरिए, मतलब एरो में दिखाया गया है कि ये दोबारा से आप बॉडी की तरफ लेकर आते हो, बॉडी के इस मिड लाइन की तरफ, तो ये हमारे पास एडक्शन कहलाता है। अच्छा, इसका एक इजी ट्रिक ये है, हमेशा याद रखें, एबडक्शन का मतलब होता है अवे और एडक्शन का मतलब होता है एड बैक। यानी एबडक्शन बॉडी से दूर और एडक्शन बॉडी के वापस, मतलब बॉडी के आसपास। ये ट्रिक आपको एग्जाम्स और वाइवा दोनों में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी और एमसीक्यूज के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब हम एक और बहुत इम्पॉर्टेंट मूवमेंट डिस्कस करने जा रहे हैं जो स्पेशली फॉर आर्म और हैंड से रिलेटेड है। ये मूवमेंट क्लिनिकल प्रैक्टिस, पेशेंट असेसमेंट और नर्सिंग प्रोसीजर्स में बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होती है। सबसे पहले बात करते हैं सुपीनेशन की। सुपीनेशन, सुपीनेशन वो मूवमेंट है जिसमें फोर आर्म रोटेट होता है और पाम अपवर्ड या फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ आ जाती है। सिंपल वर्ड्स में, अगर आप अपना हाथ इस तरह रखें जैसे किसी ने आपके हाथ पर कोई चीज रखनी हो या आप दुआ के लिए हाथ उठा रहे हो, तो ये पोजीशन सुपीनेशन कहलाती है। यानी कि इस तरह अगर आप कोई, इस तरह आपने हाथ रखा हुआ है कि आपके हाथ में कोई चीज रखने वाले हो या आपने दुआ के लिए हाथ उठाया है, तो ये आपका सुपीनेशन कहलाता है। इमेज में भी क्लियरली देख सकते हैं कि हैंड रोटेट होकर इस पोजीशन में आ गया है जहां पाम ऊपर की तरफ नजर आ रहा है और इसी
ये जो मूवमेंट है ये सुपिनेशन कहलाती है। इस मूवमेंट के दौरान रेडियस और अल्ना बोन्स पैरेलल पोजीशन में होते हैं। अच्छा, मैं साथ साथ आपको हर एक मूवमेंट के इजी ट्रिक्स भी बता रही हूँ। तो सुपिनेशन के लिए भी हमारे पास एक इजी ट्रिक है कि आपने याद रखना है कि ये सूप पोजीशन है। इमेजिन कीजिए कि अगर आप एक बाउल में सूप लेकर चल रहे हैं, सूप गिरना नहीं चाहिए, इसलिए आपके पाम ऊपर की तरफ होगी। इसी वजह से इस मूवमेंट को याद रखना आपके लिए इजी हो जाएगा। अब बात करते हैं प्रोनेशन की। प्रोनेशन सुपिनेशन का ऑपोजिट मूवमेंट है। प्रोनेशन में वो मूवमेंट है जिसमें फोर आर्म रोटेट होता है और पाम डाउनवर्ड या पोस्टीरियर यानी कि नीचे की डायरेक्शन की तरफ जाती है। अगर आप अपना हाथ टेबल पर सीधा रखते हैं या टाइपिंग करते वक्त कीबोर्ड पर काम जो हमारे पास जो डायरेक्शन होती है पाम की वो नीचे की तरफ होती है, तो वो प्रोनेशन की पोजीशन होती है। इमेज में भी आप देख सकते हैं कि पाम नीचे की तरफ है। ये जो हमारे पास देखें, जो फोर आर्म है वो भी रोटेट हुआ है और जो हमारे पास जो मूवमेंट है, जो पाम की मूवमेंट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो ये जो मूवमेंट होती है ये प्रोनेशन कहलाती है। इसमें जो रेडियस बोन और अल्ना बोन है ये ऊपर क्रॉस कर जाते हैं। स्टूडेंट्स एग्जाम में अक्सर सुपिनेशन और प्रोनेशन को पिक्चर के थ्रू पूछा जाता है, इसलिए सिर्फ डेफिनेशन याद ना करें बल्कि इमेज को देखकर मूवमेंट को आइडेंटिफाई करना भी सीखें। अब नेक्स्ट मूवमेंट है एंकल और फुट की मूवमेंट्स, जिसको हम कहते हैं प्लैंटर फ्लेक्शन और डोर्सी फ्लेक्शन। ये मूवमेंट्स वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग स्टेयर्स और बैलेंस मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लैंटर फ्लेक्शन वो मूवमेंट है जिसमें फुट नीचे की तरफ पॉइंट करता है, यानी जो टोज हैं वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं। फॉर एग्जांपल, जब आप अपनी उंगलियों के बाल खड़े होते हैं, यानी कि जब आप अपने उंगलियों के बल पर खड़े होते हैं, जब आप जो है अपने पैरों को उठाते हैं, इसी तरह जब आप अपने उंगलियों के बेल पर खड़े होते हैं या एक्सकेलेटर पेडल प्रेस करते हैं या बैले डांसर अपने टोस पर खड़ी होती हैं, इन तमाम सिचुएशंस में जो उंगलियों के बल पर खड़ा होना है वो प्लैंटर फ्लेक्शन होता है। इमेज में भी आप देख सकते हैं कि फुट नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो ये हमारे पास प्लैंटर फ्लेक्शन है। इसके लिए भी एक ट्रिक याद रखिए, प्लैंटर से प्लांट या ग्राउंड याद रखिए, यानी फुट जो है वो ग्राउंड की तरफ पॉइंट कर रहा है। अब हम बात करते हैं डोर्सी फ्लेक्शन। डोर्सी फ्लेक्शन वो मूवमेंट है जिसमें टोज और फुट अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं, यानी चिन की तरफ। यानी हमारे पास इसकी सिंपल एग्जामिनेशन है कि इसमें जो प्लैंटर फ्लेक्शन में जो उंगलियां जो है उंगलियों के बल पर जो खड़े थे वही उंगलियां जो है वो फॉरवर्ड की तरफ डायरेक्शन करती हैं और ये जो आपके फुट का बैक साइड होता है ये नीचे की तरफ होता है। अब इसकी सिंपल एग्जांपल हम अगर हम देखें, यानी कि जब आप हील के बल पर जो आपका हील है, जो आपका डॉर्सम साइड है, जब आप उसके बल पर खड़े होते हैं या वॉकिंग के दौरान टोस को ऊपर उठाते हैं, ये मूवमेंट डोर्सी फ्लेक्शन कहलाती है। और इसी के साथ साथ इमेज में भी जो है ये क्लियरली शो किया गया है कि जब आप जो है उसी उंगलियों को ऊपर की तरफ और जो टॉर्सम साइड है उसको नीचे की तरफ उसके बल पर खड़े होते हैं, जिस तरह आप कोई पैडल दबा रहे हैं, तो ये जो मूवमेंट होती है ये डोर्सी फ्लेक्शन होती है। अच्छा, इसलिए हमेशा ये याद रखें कि प्लैंटर फ्लेक्शन जो है वो फुट डाउन है और डोर्सी फ्लेक्शन फुट अप है। अगर आप अपने फुट पर ये मूवमेंट अभी परफॉर्म करेंगे तो कॉन्सेप्ट कभी नहीं भूलेगा। स्टूडेंट्स, अब तक हम फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, सुपिनेशन, प्रोनेशन, प्लांटर फ्लेक्शन और डोर्सी फ्लेक्शन को डिटेल में समझ चुके हैं। अब अगले पार्ट में यानी कि अगले स्लाइड में हम इन्वर्जन, एवर्जन को डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ हम कंटिन्यू जो है वो डिफरेंट मूवमेंट्स की तरफ जा रहे हैं। ये जो हमारे पास इन्वर्जन एंड एवर्जन है ये फुट की दो इम्पॉर्टेंट मूवमेंट्स हैं जो क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली ऑर्थोपेडिक्स, फिजियोथेरेपी और मसलोस्केलेटल असेसमेंट में। इन्वर्जन, सबसे पहले बात करते हैं इन्वर्जन की। इन्वर्जन वो मूवमेंट है जिसमें फुट का जो सोल है या जो प्लांटर सरफेस है वो बॉडी के मिड लाइन की तरफ टर्न करता है।
سمپل ورڈز میں اگر آپ اپنا فٹ کو مطلب آپ کے جو فٹ ہے اس کو جب آپ اندر کی طرف گھماتے ہیں تو اس موومنٹ کو انورژن کہتے ہیں۔ ہم نے آلریڈی باڈی کا جو مڈ لائن ہے وہ ڈسکس کیا ہے، تو جب آپ اپنے فٹ کو اپنے باڈی کے مڈ لائن کی طرف ٹرن کریں گے تو اس موومنٹ کو انورژن کہا جائے گا۔ ریئل لائف ایگزامپل اگر ہم دیکھیں، کبھی کبھی چلتے وقت فٹ اندر کی طرف مڑ جاتا ہے اور اینکل سپرین ہو جاتی ہیں۔ بہت سے اینکل انجریز انورژن موومنٹ کی وجہ سے ہوتی ہے، اس لیے نرسز اور فزیوتھراپسٹ کو اس موومنٹ کی پراپر انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے۔ یہ جو ہمارے پاس ایک سمپل فٹ ہے، اگر یہ باڈی کی طرف یہ ٹرن ہوتا ہے تو اس کو پھر ہم انورژن کہتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں ایورژن کی۔ ایورژن انورژن کا اپوزٹ موومنٹ ہے۔ اس موومنٹ میں فٹ کا جو سول ہے وہ باڈی کے مڈ لائن سے دور یعنی باہر کی طرف روٹیٹ کرتا ہے۔ اسی طرح یہ جو ہے ہمارے پاس انورژن تھا جو کہ باڈی کے انر سائڈ کی طرف موومنٹ کر رہا تھا، اور یہ ہمارے پاس ایورژن ہے جو باڈی کے باہر سائڈ کی طرف موومنٹ کر رہی ہے۔ یہ جو انورڈ ڈائریکشن اور آؤٹ ورڈ ڈائریکشن، اس کو آپ پکچر کے ذریعے بھی کلیئرلی سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہمارے پاس جو آؤٹ ورڈ کی طرف ڈائریکشن ہے وہ ایورژن کہلاتی ہے۔ اچھا، جیسے میں نے باقی موومنٹس کے لیے سمپل ٹرکس بتائی ہیں، اس طرح اس کے لیے بھی ایک سمپل ٹرک یاد رکھیں۔ انورژن کا مطلب ہے انورڈ اور ایورژن کا مطلب ہوتا ہے آؤٹ ورڈ۔ یہ ٹرکس ایگزام اور وائوا دونوں میں آپ کی ہیلپ کریں گے۔ اب ہم بات کرتے ہیں میڈیل روٹیشن اینڈ لیٹرل روٹیشن۔ ہم باڈی کے روٹیشنل موومنٹس کو ابھی ڈسکس کریں گے۔ ان موومنٹس کو کچھ بکس میں انٹرنل روٹیشن اور ایکسٹرنل روٹیشن بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ اگر ایگزام میں آپ کے پاس کوئی بھی ورڈ آ جائے، میڈیل روٹیشن یا انٹرنل روٹیشن، تو آپ کو پتا ہو کہ یہ دونوں ایک ہی نام ہے، یعنی کہ ایک ہی جیسے موومنٹ کو شو کرتے ہیں، یا لیٹرل یا ایکسٹرنل آ جائے تو آپ کنفیوز نہ ہو۔ میڈیل روٹیشن وہ موومنٹ ہے جس میں باڈی پارٹ اپنے مڈ لائن کی طرف روٹیٹ کرتا ہے، اسی وجہ سے اسے انٹرنل روٹیشن بھی کہتے ہیں۔ ایگزامپل کے طور پر اگر آپ اپنے شولڈر یا ہپ اندر کی طرف گھماتے ہیں تو یہ میڈیل روٹیشن ہوتی ہے۔ امیج میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ باڈی پارٹ سینٹر کی طرف روٹیٹ کر رہا ہے۔ اس موومنٹ کو پھر ہم میڈیل روٹیشن یا انٹرنل روٹیشن کہتے ہیں۔ جب آپ اپنے ہیڈ کو اپنے مڈ لائن کی طرف لے کر جاتے ہیں تو وہ میڈیل روٹیشن ہوتا ہے۔ اسی طرح جب آپ اپنے آرم کو مڈ لائن کی طرف لے کر جاتے ہیں، اسی طرح جب آپ اپنے فور آرم کو جو ہے نا وہ باڈی کی طرف لے کر آتے ہیں، یا آپ اپنے فٹ کو جو ہے نا وہ باڈی کی طرف لے کر آتے ہیں، یا اپنے لیگ کو باڈی کی طرف لے کر آتے ہیں، تو یہ تمام موومنٹس جس میں روٹیشن باڈی کے انٹرنل سائڈ پر ہو، میڈیل سائڈ پر ہو، تو وہ میڈیل یا انٹرنل روٹیشن کہلاتی ہے۔ لیٹرل روٹیشن یعنی ایکسٹرنل روٹیشن۔ اب بات کرتے ہیں لیٹرل روٹیشن کی۔ یہ وہ موومنٹ ہے جس میں باڈی پارٹ مڈ لائن سے دور باہر کی طرف روٹیٹ کرتی ہے، اسی لیے اسے ایکسٹرنل بھی کہتے ہیں۔ اگزامپل کے طور پر اگر آپ اپنا شولڈر یا ہپ جو کہ آپ نے انٹرنل میں جو ہے وہ اندر کی طرف روٹیٹ کیا تھا، یہی شولڈر اور ہپ جو ہے وہ آپ باہر کی طرف جب روٹیٹ کریں گے تو یہ لیٹرل روٹیشن کہلائے گی۔ امیج میں بھی ایروز کے ذریعے صاف ظاہر ہے۔ جب آپ اپنے ہیڈ کو باڈی کے سائڈ پر میڈیل سائڈ پر لے کر جاتے ہیں تو یہ ہمارے پاس میڈیل روٹیشن ہوتی ہے۔ جب سائڈ لے کر جاتے ہیں یعنی لیفٹ سائڈ یا رائٹ سائڈ تو یہ لیٹرل روٹیشن ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ جو آرم ہے جو آپ اپنے مڈ لائن کی طرف روٹیٹ کر رہے تھے تو یہ میڈیل تھا۔ جب آپ اسی آرم کو باڈی سے دور لے کر چلے جائیں گے، یہ جو ایرو ہے یہ لیٹرل روٹیشن کو شو کرتا ہے۔ آرم جو ہے جب آپ اپنے باڈی کی طرف لے کر آئے تھے تو وہ میڈیل روٹیشن تھا، جب باڈی سے دور لے کر چلے گئے تو یہ لیٹرل روٹیشن ہو گیا۔ اینڈ سیم جب آپ اپنے لیگ کو یا آپ اپنے فٹ کو جب باڈی کی طرف لے کر آ رہے تھے تو وہ میڈیل روٹیشن تھا، باڈی سے دور لے کر چلے گئے تو یہ لیٹرل روٹیشن تھا۔ تو اسی کے ساتھ ہمارے یہ موومنٹس ختم ہوتے ہیں، یعنی کہ میڈیل اینڈ لیٹرل کو ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کر لیا۔ ابھی ہم اس کے ٹرکس کی طرف جاتے ہیں جو کہ ہم نے آلریڈی ڈسکس بھی کر لیا ہے۔ میڈیل روٹیشن کا مطلب ہوتا ہے انٹرنل روٹیشن، جس کا مطلب ہے مڈ لائن کی طرف۔ جب آپ میڈیل یا انٹرنل روٹیشن کا نام سنیں گے تو آپ کے ذہن میں ٹوورڈز دا مڈ لائن آنا چاہیے، اور لیٹرل روٹیشن یا ایکسٹرنل روٹیشن کا جب آپ نام سنیں گے تو اس کا مطلب ہوگا مڈ لائن سے دور۔
اب ہم اپنے لاسٹ موومنٹ کی بات کرتے ہیں جو کہ ہے ہمارے پاس سرکمڈکشن. یہ اس لیکچر کا لاسٹ موومنٹ ہے. سرکمڈکشن ایک ایسی اسپیشل موومنٹ ہے. یہ صرف ایک موومنٹ نہیں بلکہ فلیکشن، ایکسٹینشن، ایبڈکشن اور ایڈکشن کا کمبینیشن ہوتی ہے. سمپل ورڈز میں جب کوئی باڈی پارٹ سرکولر یا کون شیپڈ موومنٹ پرفارم کرتا ہے اسے سرکمڈکشن کہتے ہیں. اگزامپل کے طور پر اگر آپ اپنا آرم پورا گول گھماتے ہیں یا شولڈر سے کمپلیٹ سرکل بناتے ہیں تو یہ سرکمڈکشن ہے. اسی طرح ہپ جوائنٹ بھی سرکمڈکشن پرفارم کر سکتی ہے. امیج میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لیگ کو سرکولر ڈائریکشن میں موو کیا جا رہا ہے جو کہ ہوا میں ایک سرکل بنا رہا ہے تو یہ سرکمڈکشن کہلاتی ہے. اسی طرح دوسری امیج میں ہیڈ کی موومنٹ کو بھی ڈیمونسٹریٹ کیا گیا ہے. اس امیج کا پرپس یہ بتانا ہے کہ موومنٹ سرکولر پیٹرن میں ہوتی ہیں. کلینکل پریکٹس میں ہیڈ کی کمپلیٹ سرکمڈکشن کو ہمیشہ کیئرفلی ایسیس کیا جاتا ہے. یہ جو ہے ہمارے پاس ہیڈ کی فل سرکمڈکشن میں ہم ہوا میں ایک سرکل سا بنایا جاتا ہے تو اس موومنٹ کو پھر ہم سرکمڈکشن کہتے ہیں. میں ریکمینڈ کروں گی کہ یہ لیکچر دیکھنے کے بعد ایک دفعہ مرر کے سامنے یا اپنی باڈی پر یہ تمام موومنٹس خود پرفارم کریں. جب آپ خود موومنٹ پرفارم کرتے ہیں کانسیپٹس اور بھی اسٹرانگلی مائنڈ میں بیٹھ جاتے ہیں. اسٹوڈینٹس، مجھے امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ کو موومنٹس آف دا باڈی اچھی طرح سمجھ آ گئے ہوں گے. اگر ویڈیو ہیلپ فل لگی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے تاکہ اناٹمی اینڈ فزیولوجی 1 کے لیکچرز آپ سے مس نہ ہو. اپنی فیڈ بیک اور کوشچنز کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ. ٹیک کیئر اینڈ آئی ول سی یو ان دا نیکسٹ لیکچر.